नमस्कार दोस्तों, मैं रीनू अंशुल हूँ और आज मैं आपको सुना रही हूँ चर्चित साहित्यकार, चर्चित लेखिका शिवानी जी की कहानी बंद घड़ी। माया ने छाया जीजी को हरे पर्दे खिसका कर देखा। दूर दूर तक कोहरा फैल गया था। अंधेरे में चमकती छिपती रोशनियाँ जुगनू सी दब तक दमक रही थीं। गरजते मेघों का तर्जन सुनकर लगता था कि पानी बड़े बेग से बरसेगा। अभी तक जीजी हॉस्पिटल के राउंड से नहीं लौटी। क्या पता किसी कमबख्त को दर्द उठाया हो। बच्चे कब के स्कूल से लौट आए होंगे। झुंझलाकर माया ने छाता उठा लिया और जीजी के खानसामे से बोली, जीजी से कहना मैं आई थी, मैं बड़ी देर रुकी रही, कल फिर आऊँगी। कोहरा चीर कर वे घर की ओर चल दी। कितनी अच्छी पिक्चर आई थी, लव इन द आफ्टरनून, और जीजी ने सब चौपट कर दिया। कल का दिन बीच में है, परसों फिर उसके पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी। बुध को लौटेगा गिरीश। खैर, कल सही, कल जीजी को फिर कोई निगोड़ी मरीज ना बांध बैठे। घर पहुंची तो गोल कमरे की बत्ती जल रही थी। रानीखेत की हिमशीतल बयार और हृदय के आतंक ने उसे कपा दिया। तो क्या लौट आए हैं? वह भीतर गई ही थी कि सोनिया भागती हुई उससे लिपट गई। मम्मी, वह फुसफुसा कर बोली, पापा दौरे से लौट आए हैं, मूड बहुत खराब है, इतना खराब। वह अपनी नन्ही सी बाहों को शून्य में फैलाकर पिता के भयंकर मूड का घनत्व बतलाने लगी। बाई गॉड मम्मी, ड्राइवर से बोले सुअर का बच्चा। और अच्छा बस कर, माया ने झुंझलाकर उसे अपने से अलग कर कहा। इसी बीच गुसलखाने का द्वार खुला। द्वार क्या खुला कि सर्कस के शेर का पिंजड़ा खुल गया। अच्छा कहिए घूम आई। जानलेवा घाटियों पर जीप दौड़ाकर इंसान घर आता है तो एक प्याली चाय का ठिकाना नहीं। जाइए ना और घूम आइए। गिरीश ने उसे क्रूर दृष्टि से चीर कर रख दिया। अपनी शांत दृष्टि से पति का व्यंग और क्रोध झेल कर माया बोली, घूमने नहीं, छाया जीजी के यहाँ गई थी। बड़ी कृपा करी। गिरीश ने स्वर का बाड़ मारा और अखबार उठाकर पढ़ने लगा। डबडबाई आंखें पोंछकर माया चौके में जाने लगी तो मम्मी मम्मी कहता 2 वर्ष का अतुल पैरों से लिपट गया। उसके पीछे कूदता फांदता अल्सेशियन रोस्ट्री आ गया। उसकी कूंदा फांदी से पीतल का फूलदान झन कर गिरा। अखबार हटाकर गिरीश ने एक लात रोस्ट्री को जड़ दी और गरज कर बोला, भाग जा हरामजादे, 2 मिनट तो कहीं शांति से बैठने को मिले। सहम कर क्षण भर में पूरा परिवार बिखर गया। आया आकर अतुल बाबा को ले गई। बाप रे बाप, साहब हैं या बम का गोला, वह मन ही मन बुदबुदाई। माया ने चट गुसलखाने में जाकर द्वार बंद कर लिए। सहमी सोना अपना होमवर्क की रफ कॉफी में भयंकर दैत्याकृतियाँ बनाकर लिखने लगी। पापा इज ए डेविल, पापा भूत है, पापा इज ए बिग फैट डेविल। प्रतुल अपने मित्र के यहाँ अंग्रेजी गाने के रिकॉर्ड सुनने गया था। तंग मोहरी की पैंट की जेब में हाथ डालकर मस्तानी चाल से गुनगुनाता भीतर घुस आया। लिपस्टिक ऑन योर कलर, लिपस्टिक ऑन योर कलर। गिरी मेज और बिखरे फूलदान को बिना देखे ही कंठ स्वर तीव्रतर करता वह बढ़ता चला गया। सहसा कोने की कुर्सी पर पापा को देखा तो सांप सूंघ गया। अखा, आइए प्रिंस ऑफ वेल्स। व्यंग के तीखे स्वर में पापा बोले, कहिए कितनी पिक्चर देखी? ये लिपस्टिक वाला वाहियात गाना भी उसी का है क्या? ना पापा, ये तो बिना का टॉप हिट है, रोहासा सा होकर प्रतुल बोला। क्यों नहीं, बाप साला हड्डियाँ तोड़कर पैसा कमाता है कि लाडले यही हिट सुने। चल ये जनानी चूड़ीदार सी पैंट बदल करा,
बेशरम ज़माना बोल रहा है, बाप के सामने बेहुदे गाने गाए जाते हैं। चल हिसाब की कॉपी लेकर बैठ। इनकी उम्र में हमें चक्रवर्ती की अंकगणित जीभ की नोक पर थी, पर इनसे पूछिए 16 का पहाड़ा तो साफ। हरामी स्कूल के मास्टर और 2 अंगुल बढ़कर ये छोकरे। सहम कर प्रतुल पैंट बदलने चला गया। गिरीश चंद्र शर्मा अपने विभाग का सबसे सम्मानित एवं ख्याति प्राप्त इंजीनियर था। दुर्गम पहाड़ों के वक्ष चीर कर नई नई मोटर रोड बनाने का भार इसी से उसे सौंपा गया था, किंतु लोहे का पुल और बड़े बड़े पहाड़ डायनामाइट से उड़ाकर चौड़ी सुगम सड़क बनाने की प्रणाली वह अपने व्यक्तिगत जीवन में भी खींच कर लाना चाहता था। कठोर अनुशासन, ममता और वात्सल्य की डोर को चतुर चूहे की भांति भीतर ही भीतर कुतरे जा रहा था। इसका उसे ध्यान ही नहीं था। इसी से वह दौरे पर जाता तो घर में शहनाइयाँ बजने लगती। अत्ती को आया को सौंप माया जीजी के यहाँ चली जाती। घंटों दोनों बहनें गप्पे लड़ाती और दिन डूबे माया घर आती तो सोचती, हाय छाया जीजी कितनी सुखी हैं, ना बच्चों की चैपें ना पति की झिड़कियाँ। काश मैं छाया जीजी होती। और छाया सोचती उधर, हाय माया कितनी सुखी है, फूल से बच्चे और कार्तिकेय का सा सुंदर पति। काश मैं माया होती। छाया थी सांवली, देखने में अति सामान्य, किंतु पढ़ने में प्रखर बुद्धि। इसी से वह बन गई डॉक्टर और माया थी सुंदरी, भावुक, शरीर और मन दोनों से दुर्बल। सिविल सर्जन पिता की लड़ैती पुत्रियां बड़े लार दुलार में पलकर बड़ी हुई थीं। माया नाजुक और छोटी होने के कारण पिता की बहुत मुँह लगी थी। इसी से बड़े यत्न से उसके लिए वर चयन किया गया था। गिरीश रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का मेधावी छात्र था। लाखों में एक जानकर ही उसके संपन्न ससुर ने उसे चुना है, ये वो जानता था, किंतु उनका धन वैभव उसके व्यक्तित्व को मोल तोल की डोर में कभी नहीं बांध सकेगा, यह उसने एक प्रकार से स्पष्ट कर दिया। दोनों का व्यक्तित्व नहले पर दहले था। झड़प होती तो माया और गिरीश सांप और नेवले की भांति आमने सामने खड़े हो जाते। जय पराजय का लेखा कब किसके पल्ले रहा कोई जान भी नहीं पाता। माया थी भावुक, गिरीश को भावुकता से सख्त चिढ़ थी। माया को शोख रंग की साड़ियाँ पसंद थी। कभी कभी लिपस्टिक भी लगा लेती तो गिरीश कहता, चूहा मारकर खून लगा लो ना होठों पर, और अच्छी लगोगी। माया जल भून कर रह जाती। माया को रोस्ट चिकन चिंचोड़ने में स्वर्गीय आनंद आता और गिरीश को गोश्त देखकर उपकाइयाँ आती थीं। छाया जीजी कभी बड़ी चेष्टा और चातुर्य से छोटी बहन से बातें उगलवा लेती। हद है ये गिरीश, अजब कसाई है, गोया बाप नहीं हुआ हो गया, कल ही कहूँगी मैं उससे, वह कहती। पर मन ही मन वे स्वयं उस मान मनोबल के लिए तरस कर रह जाती। कैसे अमूल्य होते होंगे न वे मान अभिमान के मधुर क्षण। वह रूठना, वह मनाना, उसके जीवन में आकाश कुसुम चैन सम रहेंगे। उधर गिरीश उससे मन ही मन चिढ़ उठा। जब से छाया की बदली रानीखेत हो गई, माया एकदम ही पराई सी हो गई थी। पति पत्नी में बोलचाल हाँ हूँ तक ही सीमित थी। निरंकुश स्वेच्छाचारी सम्राट की भांति गिरीश ने शासन की बागडोर अव्यवस्था के भय से और कड़ी कर दी। खाने की मेज पर सबके लगते, पर गिरीश के आते ही अनुशासन का कठोर मेघ सा छा जाता। यंत्रवत कौर निगल कर सब चुपचाप उठ जाते। मेज पर लगे कह कहे चुहलबाजियां जैसे सब भूल गए। मम्मी और पापा के सामान्य से झगड़े ने भीषण रूप धारण कर लिया। नन्हे मासूम भोले चेहरे बेरौनक हो गए, जैसे दुकान पर सजे बहुत पुराने खिलौने हों। घर की झुंझलाहट बाहर निकलने लगी। मेम साहब मेहरी और आया से बेमतलब उलझने लगी। उधर दफ्तर की हेड क्लर्क और चपरासियों पर साहब ज़रा ज़रा सी बात पर बरसने लगे। एक तो मार्च का महीना, बिलों और फाइलों का अंबार। उधर पत्नी और बच्चे मोर्चा बांधकर अलग हो गए। मम्मी और पापा के झगड़े में बच्चों की सहानुभूति मम्मी के साथ देख गिरीश जल भुन बैठा।
उसने अत्याचारों की झड़ी लगा दी। पराठे बनते तो फुलके मांगता। पहले मूंग की दालों से कोसों भागता था, अब दिन रात मूंग की दाल की फरमाइश होती। खाकर झनाक से थाली पटक देता, कभी झनक से गिलास। उधर क्रोध और झंझलाहट से भरी माया चौके से ही चिमटे और संडसी का जल तरंग बजाकर प्रत्युत्तर देती। ऐसी बाढ़ आ गई जिसका कूल किनारा नजर नहीं आता था। लगता था क्रोध की नदी हरी भरी गृहस्थी को निगल कर ही मानेगी। एक दिन माया हल्दी की पुड़िया खोलकर संभाल रही थी कि पुड़िया के कागज पर दृष्टि दौड़ गई। फटे अखबार का पृष्ठ था, 20 वर्षीय स्त्री की दुखद मृत्यु। घर के झगड़े से उबकर 20 वर्षीय मिसेस खेर ने कल मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली। डूबते को तिनके का सहारा मिला। क्षण भर की यातना और वह सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। आज ही वह ये संकल्प पूरा करेगी। माया की आंखें चमक उठीं। खूब सबक मिलेगा बच्चों को, अकल ठिकाने आ जाएगी। ज़रा रख तो लें धोबी और दूध का हिसाब, चला तो लें घर का खर्चा, जान लेंगे बच्चों की कै बीसी सैकड़ा होते हैं। एक रात अतुल बीमार पड़ जाए तो छठी का दूध याद आ जाएगा। पर सहसा मातृहीन अतुल की काल्पनिक बीमारी की आशंका ने पति के प्रति प्रतिहिंसा की ज्वाला पर ठंडा पानी गिरा दिया। माँ के गले का हार पकड़े बिना अतुल दूध की बोतल मुंह में नहीं लेता। एक दिन उसे छाया के यहाँ से लौटने में देर हो गई थी तो मम्मी मम्मी चीखकर उसे बुखार हो आया था। सोनिया को स्कूल जाने से पूर्व माँ से लिपटकर नित्य 2 आने वसूल करने की कुटेव है। 1 आने का वे आम का पापड़ लेती है और 1 आने की खट्टी मीठी गोली, और उसके 100 लाड़ों का लड़ाया प्रतुल। महीने में 10 अंग्रेजी कॉमिक पढ़े बिना उसे पेचिश हो जाती है। घर के डेफिसिट बजट को खींच कर उसके पेचिश की दवा भी माया को ही जुटानी होती है। स्वयं गिरीश कितना ही गरजे और तर्जे, पर माया के बिना मणिहारा सर्प सा व्याकुल हो उठता है। सो जाए भाड़ में सब। मान अभिमान से माया की छाती फूल उठी। अपनी काल्पनिक मृत्यु पर स्वयं ही उसकी रुलाई फूट पड़ी। सोनिया लौटेगी तो देखेगी नित्य की भांति मम्मी चाय की मेज पर नाश्ता सजाए खड़ी नहीं है। बड़ी सी चादर से उसकी लाश ढक दी गई है। अपराधी गिरीश विषाद से काला चेहरा लिए कुर्सी पर स्तब्ध बैठा है। अतुल आकर माँ की लाश से चिपट कर कहता, मम्मी हो तो, तभी अपने को रोक नहीं सकता गिरीश। पुक्खा फाड़ कर रो उठता है। माया, इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे गई तुम? परम संतोष से माया ने मिट्टी तेल की बोतल पकड़ ली। सहसा माया को याद आया, छाया जीजी ने उसे नई ऑलिव ग्रीन साड़ी लेकर दी थी। एक दिन भी तो नहीं पहनी उसने। क्यों ना आज अंतिम बार उसी को पहन ले। माया ने मुंह धोया, नई साड़ी पहनी, जूड़ा बनाया, सफ़ेद माथे पर बड़ी जतन से बिंदी धरी और अंतिम बार शहीद की करुण दृष्टि से अपना मोहक प्रतिबिंब आईने में देखा। एक बार, केवल एक बार अतुल को देखने की इच्छा बलवती हो उठी। धीरे धीरे वे दबे पैरों से गोल कमरे तक गई। अकेला बैठा अति बूट पॉलिश की डिबिया को फर्श पर लुढ़का रहा था और भाग भाग कर मुंह में दबाकर रोस्ट्री उसे फिर नन्हे मालिक के चरणों पर रख रहा था। दोनों हाथों से तालियां बजाकर किलकारियां मारता अतुल फिर उसे पहिए की भांति लुढ़का दे रहा था। पुत्र की क्रीड़ारत छवि को डबडबाई आंखों में भरकर माया देहरी से ही लौट आई। घड़ी में 2 बजे थे। 3 बजे बच्चे लौट आएंगे। इससे पहले ही मन पक्का कर मुक्ति पा लेनी होगी उसे। मिट्टी तेल की बोतल और दिया सिलाई लेकर वह गुसलखाने में घुसने को ही थी कि सहसा स्मरण हो आया। प्रतुल सुबह कह गया था, मम्मी मेरी सफ़ेद कमीज़ में बटन टांग देना, मुझे डिबेट में जाना है। झुंझलाकर बाहर निकली और कमीज़ निकालकर बटन टांगने बैठ गई। कभी याद करेगा मम्मी के हाथ का टका आखिरी बटन। बेसमझ आंखें फिर बरसने लगीं। अतुल की किलकारियां और नन्ही सी हथेली की तालियां उसके हृदय पर घन की सी चोटें कर रही थीं।
पर अब नहीं रुकेगी वह। बाथरूम में घुसकर कुंडी चढ़ाएगी और पर क्या इतनी सुंदर ऑलिव ब्राउन कांजीवरम पर मिट्टी तेल छिड़कना बुद्धिमानी होगी? क्यों ना कोई फटी सी इकलाई पहन ले। इसे कभी सोनिया पहनेगी। एक लंबी सांस खींचकर उसने सोचा। वह सोच ही रही थी कि गिरीश का स्वर आया। अरे दुष्ट, ये क्या लंगूर सी शक्ल बना ली है? हो। और पति का वही चिर परिचित उन्मुक्त हास्य जिसे वह प्राय भूल ही गई थी। स्नेहमयी वात्सल्यपूर्ण झिड़की ही थी। क्रोध या कुछ और तो नहीं? कहाँ था उसमें क्रोध? लेश मात्र भी तो नहीं। हद तेरी नानी की दुम, क्या चेहरा बना लिया है रे भूत? क्या किया पापा? सोनिया और प्रतुल का स्वर था, साथ ही पिता और बालकों का सम्मिलित राशिभूत अट्टहास। चट मिट्टी तेल की बोतल कोने में पटक कर बाहर निकल आई। घड़ी में अब भी 2 ही बजे थे। सर्वनाश! तो क्या घड़ी बंद थी? कान के पास घड़ी ले जाकर देखा तो सचमुच घड़ी बंद थी। चाय का पानी भी तो नहीं चढ़ाया था उसने। इतने में ही अतुल को कंधे पर बिठाकर गिरीश आ गया। उसके पीछे प्रतुल, सोनिया और सबके पीछे दुम हिला हिलाकर नन्हे मालिक के अनुपम कला चातुर्य की दाद देता रोस्ट्री। बादलों को चीर कर जैसे सहसा तरुण चंद्र की धौत चंद्रिका मलान वन वनांत को रंग जाती है, ऐसे ही पुत्र को देख मधुर हास्य से माया का वेदना विकीर्ण म्लान मुखमंडल उज्ज्वल हो उठा। पति के कंधे पर बंदर का सा चेहरा बनाए श्री अतुल चंद्र शर्मा विराजमान थे। बूट पॉलिश की काली डिबिया से उसने अपने चंद्रमुख को नाना आकार के त्रिपुंडों से शोभित कर लिया था और अपने 2 दांतों की अनुपम छटा बिखेरते फक से मुस्कुरा रहे थे। पति की ओर देखकर माया ने आंखों ही आंखों में संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। माया को देखकर अतुल उसकी गोद में आने को मचलने लगा। बाहें फैलाकर माया उसे लेने लगी तो पति के कंधे से उसका हाथ छूट गया। बच्चों की दृष्टि बचाकर गिरीश ने उसकी बाह में चिमटी काट दी। उफ! माया ने स्नेहपूर्ण कटाक्ष से गिरीश की ओर देखकर अतुल को गोद में ले लिया और मन ही मन सोचने लगी, कैसी नासमझ है छाया जीजी। कहती थी तेरा पति कसाई है। कसाई भला ऐसी स्नेहभीनी हरकतें कर सकता है? देख तो सोनी, घड़ी में क्या बजा है? 4:15 बजे मुझे एक मीटिंग में जाना है, गिरीश ने कहा। भागकर सोनिया घड़ी देख आई। हाय पापा, कैसी कनस्तर घड़ी है, जब देखो तब बंद। उसमें तो 2 ही बजा है, ये देखिए। सच, घड़ी में अब भी 2 ही बजे थे। माया ने कृतज्ञता कातर दृष्टि से बंद घड़ी की ओर देखा। उसे लगा जैसे उस बंद निर्जीव घड़ी से सुंदर अन्य कोई वस्तु संसार में हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आज की कहानी थी शिवानी की लिखी बंद घड़ी। शिवानी जी की कहानियों ने एक वक्त अपने बहुत लोगों को बहुत पसंद आई थीं। मुझे उनकी कहानियाँ हमेशा से ही बहुत प्रेरित करती रही हैं। आशा है आज की कहानी आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो और अब तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।